सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर जैसे बी पार्ट था एंड आइटम्स टू बी एडेड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, मैंने लिखवाया भी है बी में क्या क्या चीजें यूजुअली आती हैं। यस सर, यस सर। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से आपको भी। हम्म। ठीक है, और संभव यस। शर्मा जी आपका क्या कहना है? हाँ सर। क्या स्टेटस है भाई स्टडीज का? सर बस चल रहा। चलने से काम नहीं होता, 100 मार्क्स लाने हैं पूरे परफेक्ट। तब तो टाइम भी मिल गया, 4 मई तक है हमारा एग्जाम शुरू होंगे। अब तो बहुत अच्छा समय मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारा टाइम मिल गया है और सारे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास, तो फिर मार्क्स तो पूरे आने ही चाहिए भाई। अच्छा, देखो सहज ऐसा है कि बी पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो हमें स्टार्ट करना होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से लेके स्टार्ट करना होता है। यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फाइनल आउटपुट अगर हम बात करें तो जो फाइनल आउटपुट है ना, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आ रहा है वो है उसका बैलेंस। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को इंडिविजुअली कंसीडर नहीं करके हम लोग क्या करते हैं कि भाई फाइनली ऑपरेशंस में क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं उतना ही पैसा मान लेते हैं कि आ रहा हो। तो हम लोगों ने क्या स्टार्टिंग ऐसे मान के चलते हैं कि भाई जो ऑपरेशंस हैं उसमें जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो उतने ही पैसे आ रहे होंगे। पर होता ये कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से तो सही हैं, पर वो या तो नॉन कैश होती हैं या नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। तो अब हमने तो पीएल का बैलेंस लिया, नेट प्रॉफिट लिया, उससे हम लेके चल रहे हैं, पर उसके अंदर पीएल के बैलेंस के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, उनको हम एडजस्ट करते हैं बी और सी पॉइंट में। अब होता क्या है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो, मैं एक बार इसको शेयर करके फिर से समझाता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हो। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पर आपने इस तरह में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इस तरह पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो इसमें डेबिट में क्रेडिट में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, लास्ट में क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। अब जो भी ट्रेडिंग और पीएल के अंदर काम हो रहा है वो सारा ऑपरेशंस का पार्ट। तो एक तरीका तो क्या है कि हम इंडिविजुअली एक एक चीज को लें, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, यहां से पैसे आए, यहां से गए, यहां से आए, यहां से गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनली अगर हम देखें तो ये डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनली जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो उतना ही अमाउंट आ रहा होगा। तो हम लोग लेके क्या चलते हैं कि भाई जितना नेट प्रॉफिट है सपोज कर लेते हैं कि उतने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, पर हकीकत में क्या होता है कि उतने पैसे आ नहीं रहे होते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है कि काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं इस तरफ, पर इस तरफ यहाँ पे भी काफी सारी चीजें लिखी हैं। हमें यहाँ पर देखनी होती है कि इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि नॉन कैश है, क्योंकि हमें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पता करना है और ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग चाहिए। तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन कैश होती हैं या नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। तो वो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं, उन सारी चीजों को हम इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, उसको हटा देते हैं। अब मैं एक जो कॉमन सा एग्जांपल है जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े इजीली बच्चों को समझ में आता है कि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आपका मान लेते हैं कि 10,000 था और यहाँ पर हमने सैलरी दी, मान लेते हैं 2,000 और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3,000। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हमने 10 लिया, 10 में से माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट जो है हमारा 5,000 आने लग गया। अब नेट प्रॉफिट तो 5,000 आ रहा है, हम यही मान के चलते हैं कि भाई ऑपरेशंस में फाइनली 5,000 रुपए का प्रॉफिट है, 5,000 रुपए आएंगे। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास रुपयों की बात करें, क्योंकि हम कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास 5,000 नहीं होगा, कैश हमारे पास 8,000।
अब सवाल ये उठता है कि कैश क्यों 8,000 होगा। देखिए डेप्रिसिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है या डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें एक्सपेंस तो है, खर्चा तो है, पर रुपए नहीं जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ये फर्नीचर लेके बैठा हूँ, ये मेरा टेबल रखा हुआ है, मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू 2,000 रुपए कम हो गई, तो मैं 2,000 रुपए वैल्यू कम कर दे रहा हूँ, प्रॉफिट कम कर दे रहा हूँ, पर मेरी जेब में जो रुपए हैं, जो मेरे पास रुपए पड़े वो तो रुपए उतने के उतने ही है। तो यहाँ पर क्या है कि रुपए ही नहीं जा रहे होते, तो ये नॉन कैश एक्टिविटी होती है। तो हम करते क्या है कि अब देखा जाए तो ट्रेडिंग पीएल काफी सारी चीजें उसमें होती हैं। इतनी सारी चीजों को इंडिविजुअली लेने के बजाय हम इसको कहां से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट ले लेते हैं, बोलते हैं कि इतना आ रहा होगा, इतने पैसे आए होंगे, और फिर इसमें से 2-4 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास से रुपए गए नहीं होते हैं या ऑपरेशन रिलेटेड नहीं होती है, उनका इफेक्ट दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम यहीं पे बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास 5,000 रुपए जो है नेट प्रॉफिट है, और अगर हमें पता करना है कि कैश कितना इस ऑपरेशन से आया, तो हमारे पास कैश में क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया था उसको वापस ऐड करेंगे और हम बताएंगे कि कैश तो हमारे पास 8,000 रुपए होगा। तो हमें तो पता करना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, ऑपरेटिंग भी हो और कैश भी हो। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें डेबिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें ऐसी होंगी जो जिसमें कैश गया नहीं होगा या जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर आई होंगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें इसमें से ढूंढ लेते हैं जो नॉन कैश होती हैं या नॉन ऑपरेटिंग होती हैं, उनको बी पार्ट में लाके सारा ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि वो यहाँ से क्या हुई होंगी, माइनस होंगी। जैसे डेप्शन प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा तो हम उसको वापस ऐड कर देते हैं। तो बी पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आई हुई हैं और ऐसी चीजें या तो वो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, उनको हम वापस ऐड करके देखते हैं कि वाकई में ऑपरेशन से रुपए कितने आए, क्योंकि हमें आंसर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का देना है। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी क्रेडिट में भी आ गई होती हैं जो या तो नॉन कैश होती हैं या नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग चीजें होती हैं उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, मैं आपको पुराने तरीके से ट्रेडिशनल वे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर वे में हो जाए। अगर हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने उतनी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी हुई। तो यहाँ पर देखिए जो डेप्रिसिएशन है और अगर अमोर्टाइजेशन हो, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस बता दो फटाफट से एक बार संभा शर्मा, क्या डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में? सर डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे। बिल्कुल ठीक है। देखिए amortization is also depreciation, पर हम depreciation वर्ड नहीं यूज करते क्योंकि ये intangible assets है। तो अगर कोई tangible asset की वैल्यू कम हो रही होती है तो हम बोलते हैं ये depreciation है। अगर कोई intangible asset है जैसे कि patents हो गए, goodwill हो गए, तो हम बोलते हैं ये amortization है। तो depreciation and amortization is same, बस फर्क क्या है कि वो tangible assets पे लग रहे हैं और amortization intangible assets पे रैंक किया जा रहा है। तो ये जो है ना आपका डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, ये हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इधर लिखे जाते हैं, पर ये नॉन कैश आइटम्स, इसमें पैसे नहीं जा रहे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें डिविडेंड्स मिल जा रहे हैं, डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं, तो डिविडेंड अगर रिसीव हो रहे हैं आपको, तो डिविडेंड रिसीव होने का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब समझा जाए। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तब हमें डिविडेंड मिला, और अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे यानी कि हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो डिविडेंड अगर रिसीव हो रहे हैं, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वहां से आ रहे होंगे। तो ये तो आपकी इनकम जरूर है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जरूर लिखी गई है, पर ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, या आपके ऑपरेशंस की इनकम नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में आ गई होंगी और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आ गई होंगी। तो हम क्या करते हैं, केवल उन चीजों को सिलेक्ट करते हैं जो या तो नॉन कैश है या जो नॉन ऑपरेटिंग है, उनको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर इतनी वाले इस साइड की जो चीजें ये क्या हुई होंगी, माइनस हुई होंगी, ये प्रॉफिट के अंदर प्लस हुआ होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि बी आइटम्स टू बी एडेड जब लिखते हैं तो वहां पर आकर हम क्या करते हैं कि जितनी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में नॉन कैश नेचर की है या नॉन ऑपरेटिंग है या ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, उनको हमने अगर माइनस किया हो तो उन सबको ला करके हम प्लस करते रहते हैं।
अब जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया या कोई भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो एक्सपेंस भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाया गया था तो ठीक है, पर हमें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पार्ट को कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसको हम वापस प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को वापस प्लस कर देंगे, इनको वापस प्लस कर देंगे। वापस प्लस करके क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि हमारे ऑपरेशंस में कितना कैश आ रहा है। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हमने बोला इसको यहां से प्लस कर रहे हैं, ये यहाँ का पार्ट नहीं। और जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को लिख देंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन क्या है, वो नॉन कैश है, अमोर्टाइजेशन क्या है, नॉन कैश है। तो बी में कौन सी चीजें हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, जो या तो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आएंगे। अब जो कॉमनली आपके लेवल पे जो चीजें हैं वो 4-5 चीजें। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लिख लीजिए, फिर इंटरेस्ट लिख लीजिए, ये आपके जो बी आइटम्स टू बी एडेड में होंगे। ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश है, इंटरेस्ट जो है वो यहाँ की एक्टिविटी नहीं है, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इसके अलावा अब आपके साथ देखिए क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो आप, या किसी फिक्स एसेट या टेंजिबल एसेट को सेल करते हो आप, तो सेल करने पे अगर आपका लॉस होता है तो आपने यहाँ लिखा होगा ये लॉस है, आप ऐसे लिखते हो यहाँ पे कि ये लॉस ऑन सेल है, तो लॉस आपने यहाँ शो किया होगा, यहाँ पर लिखा गया ठीक है, पर वो ऑपरेटिंग नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम हटाते हैं। तो ऐसे ही में हम क्या कर रहे हैं कि बी पार्ट में हम सारी वो चीजों को ले रहे हैं जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो कॉमन सी जो चीजें हैं वो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये 2-3 कॉमन चीजें हैं जो हर क्वेश्चन में लगभग मिलती हैं। और माइनस करने के लिए सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड में क्या है कि डिविडेंड रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ये 3 है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, देखिए रेंट रिसीव्ड अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। अगर वो होटल है, होटल को मिल रहा है रेंट, तो वो उसका ऑपरेशन का पार्ट है। तो आपको ये भी देखना है कि वो ऑपरेटिंग है कि नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है। अगर वो ऑपरेटिंग है तो फिर कुछ नहीं करना हमने, अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो उसको हटा देना है, सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड में करना है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ नॉन ऑपरेटिंग है तो ऑपरेशंस का पार्ट में से वो हट जाएगा। तो सी में आपने क्या किया होगा, आपने सी में क्या करना है, जो चीजें प्लस हो गई हैं उनको आपने माइनस करना है। तो इसीलिए हम जब अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम यहाँ पर लिखते भी हैं। ये देखिए यहाँ पर आप फॉर्मेट में लिखते भी हो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने प्रॉफिट ले लिया, आपने बोला जी ये प्रॉफिट है, इतने पैसे आए होंगे, सपोज किया, फिर आप बताते हो कि इन चीजों में हमने जो है ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इसमें कैश नहीं जा रहा है, इन चीजों का हम हटा दें। तो बी में कौन कौन सी चीजें हैं, डेप्रिसिएशन हो गया या अमोर्टाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गई, फिर आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, क्योंकि फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का आप बिजनेस नहीं कर रहे तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस को आप नहीं लिखोगे, यहाँ से आप उसको हटाओगे, बाहर कर दोगे। इसी तरीके से सी पार्ट में आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जो चीजें आपने प्लस करी हैं, जैसे कॉमनली क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब यहाँ पर जो है आपके लिए इंटरेस्ट रिसीव जो है उसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर इंटरेस्ट रिसीव किसी फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो उसके लिए नॉन ऑपरेटिंग है, पर अगर किसी बैंक की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड उसका ऑपरेटिंग पार्ट है। तो यहाँ पर इस बात पे भी ध्यान देना है कि भाई वो व्यापार किस चीज का कर रहे हैं, उनका मेन कारोबार किस चीज का है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग। इसके अलावा आप 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी मान के चलिए कि पूछा जा सकता है थ्योरी में अलग से आपसे कि भाई वो फलाने चीज का बिजनेस करता है और उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैंने
आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है। आपने बताया कि थोड़ा सा आपको डाउट है बी और सी पार्ट में, तो बताइए सहज मौर्य कि कौन से पार्ट को मैं फिर से दोबारा से बताऊं? सर इट्स क्लियर। आज के क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, और एक मेरे पास स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है कि इंटरिम डिविडेंड के बारे में एक्सप्लेन करो। देखिए इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है कि पहले इसका मतलब ऐसे समझते हैं कि देखिए डिविडेंड्स जो होते हैं फाइनली जब आपके एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है तो साल के अंत में क्या होता है कि एक शेयर होल्डर्स के साथ में मीटिंग होती है और वहां पर जो आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं उसमें से डायरेक्टर्स लोग कुछ डिसाइड करके के बाद फाइनल करते हैं कि भाई ये जो डिविडेंड्स ये बांट दिया जाए, जिसको हम प्रपोज डिविडेंड के नाम से जानते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही होती है, हमें शुरू में ही पहले क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में ही पता चलता है कि हमारे बहुत तगड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं और हमें कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम ये प्लान करते हैं कि भाई लास्ट में जो डिविडेंड्स देने हैं वो तो देंगे ही देंगे, और साल में अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई नहीं, जो जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स के साथ होती है वो मीटिंग हुई नहीं, उससे पहले बीच में ही पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर में क्या हुआ कि कंपनी ने बोला कि हम इतने डिविडेंड्स बांट रहे हैं। तो बीच में ही जो कंपनी डिविडेंड्स बांट रही होती है उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेंगे और ये पे हो चुके हैं। इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होगा हमेशा वो, और वो क्या होगा जब आप वर्किंग नोट बना रहे होते हो तो सबसे पहले आप उसको वहां पर जाके प्लस करते हो। वहां पर जाके वर्किंग नोट में आप प्लस करते हो, 4 चीजें ऐड करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स करते हो, फिर प्रपोज डिविडेंड लेते हो, इंटरिम डिविडेंड लेते हो, और इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 4 चीजों को लेकर के आप वर्किंग नोट बनाते हो, वहां पर इंटरिम डिविडेंड को हमने लेना होता है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरिम डिविडेंड को वहां क्यों लिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो रीजन ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमें शुरुआत करनी होती है। तो डिविडेंड्स का मतलब क्या है, डिविडेंड्स का नंबर कब आता है, देखिए सबसे पहले प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दी जाती है, इंटरेस्ट देने के बाद फिर हम उसमें प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम टैक्स देते हैं और टैक्स देने के बाद हम डिविडेंड्स दे रहे होते हैं। तो हमें तो ऊपर वाला चाहिए होता है, बिफोर वाला, तो इसलिए इन डिविडेंड्स को वापस ऐड करते हैं। अब ऐड कर दिया हमने, एक और रीजन भी ऐड करने का कि इंटरिम डिविडेंड जो है ये डिविडेंड्स देना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे वहां पे इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट दिखाएंगे। तो इन ए नटशेल करना क्या है कि आपने वर्किंग नोट में इंटरिम डिविडेंड को पहले तो जाके कर देना है प्लस, और वो प्लस होकर के बाहर आ गया, और इसको लेके कहां आना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने आउटफ्लो ऑफ फंड्स दिखाना है। हमेशा इसका एडजस्टमेंट में ही पॉइंट मिलेगा और हमेशा इसका ट्रीटमेंट भी यही मिलेगा आपको। मेरे को लगता है कि जिन्होंने इंटरिम डिविडेंड पूछा उनको ये पॉइंट क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं, क्लियर हो गया। इंटरिम डिविडेंड बेसिकली ऐसा डिविडेंड है जो एनुअल जनरल मीटिंग होने से पहले बीच में ही ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड पे क्या होता है कि हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसमें से हम डिविडेंड्स को बांट देते हैं। तो जो डिविडेंड्स बीच में ही दे दिए गए होते हैं उनको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इंटरिम का मतलब ये आंतरिक, बीच का, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वर्किंग नोट में ऐड करिए पहले, और वहां पर ऐड करके आपने ऐड जब किया तो वो बाहर आ गया, और बाहर निकाल के आपने कहां दिखाना उसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हम आगे चलते हैं, और एक बात और भी मैं कहूंगा कि ये हमेशा एडजस्टमेंट्स में मिलेगा, क्योंकि ये पे किया गया होगा तभी तो इंटरिम डिविडेंड का कोई मतलब निकलता है। हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, नहीं पे किया, फिर कोई इंटरिम डिविडेंड देने का मतलब ही नहीं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 52 के लिए मैं आपके साथ कर रहा हूं शेयर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये टीएस ग्रेवाल का है और सीबीएसई एडिशन का है, 2020 एडिशन का, और देखते हैं क्या है इसमें।
शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, इसमें नोट नंबर दिए हुए हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी के आगे नोट नंबर दिया हुआ है तो वो बेसिकली बैलेंस शीट से नहीं डील किया जाएगा, वो नोट नंबर में जाएंगे और उस नोट नंबर में जो कंटेंट्स दिए हैं उसको यूज करके वो डील किया जाएगा। ये सबसे पहली बात आपने ध्यान देनी है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिबेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट नंबर पड़ा हुआ है, फिर फिक्स एसेट्स टेंजिबल हैं और कुछ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक की बात है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, देखते हैं कि इसकी क्या एडजस्टमेंट्स दी गई। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 100 रुपीज वाले फुल्ली पेड अप हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के नोट नंबर 2 में जनरल रिजर्व है और सरप्लस दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। एडजस्टमेंट नंबर 1 है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% वाज चार्ज्ड ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है भाई। आपको मैं बात बताता हूं कि अगर किसी एसेट की एडजस्टमेंट दी है तो सबसे पहले हमें उस एसेट के अकाउंट को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, यानी कि एक प्लांट एंड मशीनरी का हमें अकाउंट बनाना चाहिए। फिर कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रिटर्न ऑन वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 70,000। तो एक मशीन जो कि 1 लाख की थी, रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी 40,000 थी एंड वाज सोल्ड फॉर 70,000, उसको उन्होंने 70,000 में बेच दिया। ये एक और एडजस्टमेंट है मशीन की। तो एक और वजह है हमें कि मशीनरी का एक अकाउंट बनाना चाहिए। रुपीज 1 लाख वाज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स का 1 लाख का पेमेंट किया है, ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। आपको ये भी बात याद करा दूं कि इनकम टैक्स का अकाउंट हमेशा बनाना होता है जब उसकी एडजस्टमेंट्स दी होती है और साथ के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। Proposed dividend for the year ended 31st March 20 was 4 lakh and for the year ended 31st March 2019 was 2 lakh। इसका मतलब क्या है कि पिछली बार उन्होंने जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तो 2 लाख रुपीस के डिविडेंड्स का प्रपोजल रखा था और आज वो 4 लाख का प्रपोजल रख रहे हैं। आज जो 4 लाख का प्रपोजल रख रहे हैं उसका क्वेश्चन से प्रैक्टिकली कोई भी ताल्लुकात नहीं है। क्यों? आज तो सिर्फ प्रपोजल है, अब वो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसकी डीलिंग होने वाली है। पर जो लास्ट ईयर में आपने प्रपोज्ड डिविडेंड रखा था वो आपने इस बार डिविडेंड पे किया। तो कुल मिला के हम शॉर्टकट में अगर अपने समझने के लिए बात समझें तो जो भी करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है उसको क्वेश्चन में हमें कहीं पे यूज नहीं करना होता है। एक बात और भी मुझे आपको बतानी है कि ये नए वाले ट्रीटमेंट में है। पहले इसमें कुछ और ट्रीटमेंट्स होते थे। पुरानी भी बुक अगर किसी के पास है तो उसमें कुछ अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, तो हम उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। अब मैं आपको लेटेस्ट जो आपने एग्जाम देना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पुरानी बुक्स वाले प्लीज इस बात पे जरूर नोटिस करेंगे कि आपको अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको करंट ईयर के डिविडेंड से कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ लास्ट ईयर के डिविडेंड को लीजिए और उसको आप पेमेंट के तौर पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दीजिए। फिर ये जो दिखाना होता है, इसके अलावा ये आप वर्किंग नोट जब बना रहे होते हो इनिशियली वहां पे भी लेके आते हो। क्यों लेके आते हो? क्योंकि असल में होता क्या है कि जो पिछले साल से जो प्रॉफिट आ रहा होता है बैलेंस, उसमें से ये डिविडेंड जा रहे होते हैं। तो हम इसलिए इसको यहाँ पर पहले ऐड करते हैं, वहां से बाहर किया और ला करके हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पर शो करते हैं। During the current year, new debentures were issued on 1st October 2019। अब जो डिबेंचर्स है ये 1 अक्टूबर 2019 में इशू किए गए थे, यानी कि इस साल में 6 महीनों के बाद, यानी कि उनका जो पैसा है वो हमने केवल 6 महीने यूज किया है। 1 अक्टूबर को हमने इशू किए तो 1 अक्टूबर से 2019 से 31 मार्च 20 तक जो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं वो 6 मंथ्स होते हैं, यानी कि 6 मंथ्स के इंटरेस्ट हम उनको पे करेंगे जो भी इशू किए गए डिबेंचर्स। तो अब हम व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं और सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे और वो अकाउंट बनाएंगे हम प्लांट एंड मशीनरी का। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग भी यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स में दी है। लैंड एंड बिल्डिंग का हम अकाउंट नहीं बनाने वाले। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट क्यों नहीं बनाने वाले? क्योंकि भाई लैंड एंड बिल्डिंग की कोई भी एडजस्टमेंट ही नहीं दी है।
जब भी एडजस्टमेंट दी होगी तब हमें अकाउंट बनाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर हाइड कर दी जाती है इंफॉर्मेशन जिनको हमें बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर एक तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना चाहिए और दूसरा हमें प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना चाहिए। तो मैं चल रहा हूँ आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे। तो मैं बना रहा हूं पहले एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ऊपर लिख देते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट से होगा, क्योंकि रिजर्व्स और प्रोविजंस क्रेडिट आइटम्स होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस है उसके लिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि टैक्स की केवल दो ही एडजस्टमेंट्स होती है, या तो वो बताते हैं कि कितना हमने प्रोविजन बनाया इस साल, और या वो हमें बताते हैं कि हमने कितने रुपए का टैक्स का पेमेंट किया। तो जब आप प्रोविजन बनाते हो तो आप लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से पैसा निकालते हो, तो आपकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पर आ जाता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये है क्या चीज, दिस इज द प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये प्रोविजन बनाया जितना इस बार आपने, ये प्रोविजन मेड है। दूसरी तरफ हम लिखते हैं टैक्स का पेमेंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स से को जब पे कर रहे होते हैं उसे टैक्स को पे करते हैं, तो टू बैंक एंट्री होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक, और हम ब्रैकेट में ये बात क्लियर भी कर दें कि दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट, टैक्स पेड। अब देखिए, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं तो आप अगर टैक्स पेड का फिगर जानते हैं तो बैलेंस करके प्रोविजन मेड निकल जाएगा, और अगर प्रोविजन मेड का फिगर दिया हुआ है तो आपको टैक्स पेड पता चल जाएगा। तो दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी और एक चीज आपको पता करनी होगी। तो अब हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,40,000 और अब है 2 लाख रुपीज। तो हम पहले तो बैलेंसेस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 2 लाख रुपीज, और अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट या तो प्रोविजन मेड दिया होगा या टैक्स पेड दिया होगा। तो इन्होंने दिया हुआ है कि रुपीज 1 लाख वाज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स पेड दिया हुआ है, तो टैक्स पेड इज 1 लाख। अब देखिए, हमने टैक्स पेड पता चल गया, क्वेश्चन से मिल गया, तो अब हम बैलेंस करके पता कर लेंगे कि कितने रुपए का प्रोविजन क्रिएट किया गया था। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। ये हो गया भाई टोटल 3 लाख, इधर का बड़ा है, और यहां से हम इसको माइनस कर दें और माइनस कर देते हैं, तो ये इधर पे बैलेंस आ जा रहा है 1,60,000 रुपीज का। ये हमने बैलेंस करके पता किया है, इसलिए हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या है कि 1,40,000 रुपीज का प्रोविजन पहले से पड़ा हुआ था, 1,60,000 रुपीज का प्रोविजन और बना के रखा गया, टोटल प्रोविजन 3 लाख का हो गया, जिसमें से 1 लाख रुपीज का टैक्स का पेमेंट कर दिया गया, और अभी 2 लाख रुपीज के टैक्स का प्रोविजन का बैलेंस पड़ा हुआ है। हमें क्वेश्चन करने से पहले जो अकाउंट्स हैं बनाने होते हैं, उन अकाउंट्स को बना लेना चाहिए, साथ के साथ वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन को करना चाहिए। अब हम अगला जो अकाउंट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आपको पता है कि एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो 10 लाख और 14 लाख क्लोजिंग दिया हुआ है। तो 10 लाख और 14 लाख, 10 लाख और 14 लाख को लिख लेते हैं। ये आ गए हम 10 लाख
और यहाँ पे लिख दिया हमने जी 14 लाख। अब हम इसके एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं और पहली एडजस्टमेंट देखिए क्या दी हुई है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर 10% डेप्शन लगाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, 10 लाख के ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन है, हमने 25% का डेप्शन लगा देना है। तो 25% हो गया जी आपका 2,50,000। ये हमने 2,50,000 लिख दिया। अगली एडजस्टमेंट में वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रिटन डाउन वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 70,000। एक मशीन को बेच दिया गया 70,000। सबसे पहले तो पैसे गिनो भाई कितने बाय बैंक सेल कितने में किया। सेल किया है हमने उसको 70,000। सबसे पहले तो सेल के पैसे देखे कितना पैसा है। अब सेल करने का रिजल्ट क्या हुआ, या तो कुछ फायदा हुआ हो सकता है या कुछ नुकसान हुआ हो सकता है। आप क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन डेवलप करने की लैंग्वेज दी हुई है। उन्होंने बोला है कि एक मशीन 1 लाख की थी, रिटन डाउन वैल्यू 40,000 है। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 1 लाख से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूजन डेवलप करने के लिए दिया हुआ है। आज की वैल्यू कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए, जिसको बुक वैल्यू कहते हैं या रिटन डाउन वैल्यू बताते हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू तो बताई हुई है कि आज की उसकी वैल्यू है 40,000। 1 लाख से कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो 40,000 वाली मशीन को हमने बेच दिया जी 70,000। तो मशीन 40 की थी और सेल 70 में हुई, तो 30,000 रुपीज का आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट होते हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, पर हम प्रॉफिट एंड लॉस तो बोलते नहीं, हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहते हैं। तो मैं भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही लिख दे रहा हूँ और ब्रैकेट में मैं ये क्लियर करूंगा कि भाई ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट कितने का है, ये 30,000 रुपीज का। वो 1 लाख का अमाउंट क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि कहता है शुरू में वो 1 लाख की थी, आज वो 40 की, तो हमें तो आज की वैल्यू चाहिए, आज 40 की है। बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं, आज की प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। तो 40 वाली चीज को 70 में बेचा, आपका जो है प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपीज। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो फिर आप टोटल करिए और इसको बैलेंस करिए। तो मैं टोटल कर रहा हूं 14, 16, 17, तो टोटल हो रहा है भाई 17,20,000। 17,20,000 और इसमें से 10,30,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है हमारा 5,90,000 रुपीज। ये जो 5,90,000 का बैलेंस आ रहा है, 590 आ रहा है कि 690? टोटल इज ओके, लेट मी सी अगेन। सर 690 होगा, 6,90,000। ठीक है जी। तो ये जो है आप लिखेंगे टू बैंक, ये बैलेंस आएगा, आप लिखेंगे कि ये भाई परचेज है। और ये हमें कैसे पता चला है, ये हमें पता चला है बैलेंस करके। वी विल राइट बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग इसके बाद एक वर्किंग नोट बनाते हैं, एज यूजुअल वैसे ही एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट शुरू करते हैं ताकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन शुरू कर सकें। तो चलते हैं वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट में आपको पता ही है कि इनिशियली हमने जो सरप्लस है वो लिखना होता है, उसके बाद उसमें 4 जनरल चीजों को ऐड करना होता है, जो काफी दिनों से काफी बार डिस्कशन हो गया, तो सबको मेरे को लगता है याद है, मैं इसलिए ज्यादा नहीं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए सरप्लस, और सरप्लस की शुरुआत करनी होती है। तो सरप्लस के लिए देखिए 1,20,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है और 2 लाख रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि 80,000 रुपीज का हमारा सरप्लस होगा। तो हम 80,000 के सरप्लस को लेके चलें, शुरू करते हैं। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इट इज 80,000।
फिर हमें देखना होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर कितना है। जितना प्रोविजन बनाते हैं वो नॉन कैश एक्टिविटी है, उसको हम ऐड कर देते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में जितना हमने एक्चुअल में टैक्स का पेमेंट किया होता है उसको हम आउटफ्लो करते हैं, एच पार्ट में उसको हम पेमेंट दिखाते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर, ये हमने जो अपना अकाउंट बनाया था उस अकाउंट से हम लेके आएंगे, और उस अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड था 1,60,000 रुपीज, तो इसको हम लिख लेते हैं 1,60,000। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर हो गया। अब हम आएंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया था कि आप याद रखें प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेना है, लास्ट ईयर का। अब जो आपको एग्जाम देना है इसमें कहीं पे भी करंट ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड को आपने यूज करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कितना था। प्रपोज्ड डिविडेंड था भाई लास्ट ईयर 31 मार्च 19 में 2 लाख रुपीस का, तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपीस लिखते हैं। फिर इसके बाद इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में ही होगा, वो भी आपको दिया हुआ है। तो इंटरिम डिविडेंड है क्वेश्चन में, इंटरिम डिविडेंड था क्या हमारा, इंटरिम डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इंटरिम डिविडेंड तो भाई क्वेश्चन में है ही नहीं, हम इसलिए लिख देते हैं नील। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का ट्रांसफर के लिए कहां पर जाएं हम लोग, रिजर्व्स वाली हेडिंग में जाएं, वहीं पे रिजर्व्स होंगे। तो देखिए जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख से हो गया है 4 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होगा। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 1 लाख रुपीस। और इस तरीके से अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसका हम अगर टोटल करें तो 2, 3, 4 और ये आ जाता है आपका 5,40,000 रुपीस। तो 5,40,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और इसमें 5,40,000 पहले तो हम लिखते हैं। अब आपको कौन कौन सी चीजें जो एडजस्ट करनी है, जो कि नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। तो भाई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों में जो सबसे पहले माइंड में आने चाहिए वो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये 3-4 चीजें तो कॉमन है हमेशा। तो चलिए सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ था कि डेप्रिसिएशन जो है वो 25% का आपको चार्ज करना, किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। अगर आपको ध्यान हो तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने बनाया था, उसमें ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, और 10 लाख के ऊपर हमने 25% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था जो कि 2,50,000 था। तो डेप्रिसिएशन कितना था, 2,50,000। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एंड ये था भाई 2,50,000 रुपीस का। डेप्रिसिएशन हमने 2,50,000 लिख दिया। इसके साथ के साथ हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि भाई कोई अमोर्टाइजेशन वगैरह तो नहीं है, अमोर्टाइजेशन पे भी ध्यान देने की बात है। तो हम चलते हैं आगे। कोई इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, कोई इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, तो इसका नाम अमोर्टाइजेशन नहीं होगा। फिर हम आते हैं अगला जो सोचना है, कोई लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल तो नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। फिक्स एसेट्स में कोई फायदा नुकसान हो रहा है, ये आपका ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। फिक्स एसेट्स का थोड़ी ना आप बिजनेस कर रहे हो। अगर कोई ये बोलता है कि हम फिक्स एसेट्स का ही बिजनेस करते हैं, कैसे एक बच्चे ने वैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर कोई कंपनी फ्लैट्स बेचती है तो वो तो फिक्स एसेट्स हैं, और वो जो फ्लैट्स है वो तो फिर आप कैसे करोगे। तो मैंने उसके लिए आपको ये बात समझानी कि जब वो फ्लैट्स की बात कर रहा है, फ्लैट्स फिक्स एसेट्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है, पर वो फ्लैट्स नहीं लिखे जाएंगे, तब उसको स्टॉक लिखा जाएगा। तो वो स्टॉक है हमारा, तो उसको स्टॉक के हिसाब से आपने डील करना है आपने। अब आप
फिक्स एसेट्स का मतलब यहाँ पे ये लेके चलिए कि जिस चीज का आप यूज करके बिजनेस कर रहे हैं वो है फिक्स एसेट्स आपके। तो अब अगर आप फिक्स एसेट जैसे कि फ्लैट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो तो आपका स्टॉक होगा, तब ऐसे में हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं कि इसमें लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल था, ये चेक करना पड़ेगा हमें। चेक कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपने अकाउंट पे। कौन से अकाउंट पे? जिसका हमने अकाउंट बनाया था, किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। और मुझे तो याद है वैसे कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमने जब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था तो यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट हुआ था ये आपके ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर आप फ्लैट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका उस केस में हो सकता था। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी ही बेचते होते हैं तो फिर ये ऑपरेशंस का पार्ट होता, तब नहीं मैं इसको एक्सक्लूड कर रहे थे, तब वो यहाँ आता भी नहीं था, वो स्टॉक का पार्ट होता। तो ये प्रॉफिट जो है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। 30,000 रुपीज का ये प्रॉफिट हुआ है, और ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के ऐड हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट्स में जुड़ गया होगा। तो इसको हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करना होगा? इसको माइनस करना होगा, और माइनस करने के लिए क्या करना होगा? हमें सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड में ले जाना होगा। बी में हम वो चीजें लेते हैं जो डेबिट की हैं, जिसको हमने पहले माइनस कर दिया, अब हम उसको प्लस कर रहे हैं। और सी में हम उन चीजों को माइनस करते हैं जो चीजें हमने पहले प्लस कर दी। तो हम अब सी पार्ट में आएंगे और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल, इसको हम हटाएंगे यहां से। तो प्रॉफिट ऑन सेल क्यों हटा रहे हैं, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भाई ये प्लस हो गया है। ऑफ प्लांट एंड मशीन 30,000 रुपीज। तो नॉर्मली क्या, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, और अगर कोई बोरिंग्स हैं तो उसकी इंटरेस्ट, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो वो भी। यहाँ पर आप देखिए, आपको एक एडजस्टमेंट में बात और बताई गई थी कि इन्होंने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं, और वो डिबेंचर्स इशू किए थे बीच में, मिड ऑफ द ईयर। तो ये शुरू में तो डिबेंचर्स देखिए यहाँ पर जो थे कुछ भी नहीं थे, और जितने भी इशू किए गए वो बीच में इशू किए गए 6 मंथ्स के बाद। उसकी डेट दी हुई थी 31 अक्टूबर। तो यानी कि जो 4 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए गए हैं, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देनी होगी। इंटरेस्ट कितनी देनी होगी? 10% के रेट से। अब 10% के रेट से कितने महीनों के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स की इंटरेस्ट कितनी हो जाती है इसकी? आपकी 20,000। तो ये 20,000 रुपीज की इंटरेस्ट उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते समय लिखी होगी, क्योंकि दी होगी उन्होंने या देनी होगी। अब ये जो इंटरेस्ट है आपकी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल ठीक लिखी गई थी, कोई वहां पर गड़बड़ नहीं थी। पर हमें तो चाहिए कि ऑपरेशन से कितना कैश आ रहा है। तो ये जो है हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके वहां पे पेमेंट्स के तौर पे दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये हम यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे? क्योंकि माइनस हुई होगी। तो 20,000 रुपीज, इसके अलावा और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं और फाइनली फिगर देखते हैं कितना आ रहा है। 2,70,000 रुपीज जो है यहाँ पर होंगे प्लस, और यहाँ पर कुछ और था ही नहीं। 30,000 रुपीज ये माइनस होना है आपका। तो 270 प्लस होगा, 30 माइनस होगा, तो बैलेंस आपका आ जाएगा 5 और 2 7, 8 10 में से 30, तो इट विल बी 7,80,000। 7,80,000। अब देखिए, इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं, और अगले पार्ट में आपको याद होगा
कि हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को यहाँ पर लेके आते हैं। काफी सारा अमाउंट हमारा वर्किंग कैपिटल के साथ में भी इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, जब भी डिक्रीज हो रही होती है करंट एसेट्स, तो हमारे पास से क्या होते हैं कि उसमें कैश हम मान के चलते हैं। इंक्रीज हो रही करंट लायबिलिटी तो पैसे आ रहे होंगे। कैसे आ रहे होंगे, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक लायबिलिटी 5,000 की थी, अब लायबिलिटी 8,000 की हो गई, 5,000 से 8,000 हो गई, इसका मतलब क्या, 3,000 लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि 3,000 रुपए लिए तो फंड्स आए होंगे, कैश आया होगा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जब होगी तो पैसे आ रहे होंगे, और डिक्रीज हो रही होगी करंट एसेट तो ये मान के चलते हैं कि भाई उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा या उससे पैसा मिल गया होगा। अब जैसे डेटर्स कम हो गए तो उसके लिए उन्होंने पैसे दे दिए। तो जब भी डिक्रीज हो रही है करंट एसेट, इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी, तो पैसे आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। और ठीक इसके उल्टा एफ पार्ट जो हमने कॉलम एफ पार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम लेस कर देते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को, क्योंकि उसमें पैसे जा रहे होंगे। अब आप ये बात तो याद ही हो गई, काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हम चलेंगे। तो क्वेश्चन में चल रहे हैं हम सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में पहुंच रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो हैं ये हमारे 16,40,000 के थे, अब ये 14 लाख के हो गए हैं। ट्रेड पेबल्स कम हो गए हैं। ट्रेड पेबल्स कम कितने हो गए हैं, 2,40,000 कम हो गए हैं। डिक्रीज हो गई है करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहां पर जाएगा, एफ में जाएगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ पार्ट में कि ट्रेड पेबल्स जो है वो कितने के कम हो गए हैं। ये हो गए हैं चेंज 2,40,000 रुपीज के। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए नोट नंबर 3 पड़ा हुआ है। नोट नंबर 3 पे चल के देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 3 में प्रोविजन फॉर टैक्स था, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से करंट लायबिलिटीज का पार्ट तो हो गया खत्म। अब हम आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्रीज जो है वो 4 लाख से आपकी 8 लाख हो गई है। करंट एसेट बढ़ रही है। करंट एसेट अगर आपकी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहां लिखते हो आप, एफ पार्ट में लिखते हो। तो आप यहीं पे एफ पार्ट में लिखोगे इन्वेंट्री को। कितनी आपकी बढ़ रही है, 4 लाख रुपीस की। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री का चेंज लिख दें। इन्वेंट्री है आपकी 4 लाख रुपीस। इसके बाद हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 14 लाख के थे। ट्रेड रिसीवेबल्स का बेसिकली मतलब क्या, डेटर्स। ये 14 लाख रुपीस लेने थे, अब 10 लाख रुपीस रह गए हैं। इसका लोगों ने 4 लाख रुपीस दे दिए, यानी कि पैसे आए होंगे। तो 4 लाख रुपीस का जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में हम अमाउंट आके लिखेंगे ई पार्ट में। ई पार्ट में क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये करंट एसेट डिक्रीज हो गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे आके ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कितने हो गए हैं, कम हो गए हैं, ये हो गए 4 लाख के। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है, जो कि आप यूज करते हो फाइनल आंसर देने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो ई पार्ट का अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 4 लाख रुपीस। फिर इसके बाद एफ पार्ट में हम चलते हैं और एफ पार्ट में हम टोटल कर लेते हैं। एफ पार्ट में हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी 6,40,000। तो 4 लाख प्लस होना है, 6,40,000 माइनस होना है, ये डिडक्शन है यहाँ से, ये देखिए लेस होना है। तो 4 लाख प्लस 6,40,000 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा आगे आंसर चेंज होके 4 और 6 ऊपर था हमारा 7, तो इट विल बी 5,40,000 रुपीस। 5,40,000। इसके बाद हमने यहां पर लिखना होता है कि कितना इनकम टैक्स का पेमेंट किया, इनकम टैक्स कितना पे किया। तो इनकम टैक्स के पेमेंट पे हम देखते हैं, और देखने के लिए क्या करना होगा, हम क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन में ही बताया हुआ था कि इनकम टैक्स पेड कितना है। तो क्वेश्चन में चलते हैं हम, अगले पेज में है और 3rd पॉइंट में दिया
रुपीज 1 lakh was paid as income tax during the year. 1 लाख रुपीस का टैक्स पे किया है, तो 1 लाख रुपीस का टैक्स आप पे कर दीजिए। 1 लाख का जब आप टैक्स पे करेंगे इतना अमाउंट कम हो जाएगा, और फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 4,40,000। इसके बाद अब हमने अगले पार्ट पे चलना है, और अगला पार्ट जो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये कि कौन कौन सी बिजनेस के जो एसेट्स हैं जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। कभी कभी एसेट्स को हम सेल करते हैं, कभी कभी हम एसेट्स को परचेज करते हैं, तो उनके बाइंग और सेलिंग से, इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास इनफ्लो ऑफ फंड्स होगा, और अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे पास एक आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा। ये इनफ्लो आउटफ्लो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं लिखता हूँ। इसके लिए सीधा हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे और नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में चलेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो ताल्लुक आता है वो किससे? नॉन करंट एसेट्स के साथ। तो नॉन करंट एसेट्स में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स में दी हुई है आपको फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट्स, और इसके साथ में एक नोट नंबर 4 पड़ा हुआ था। नोट नंबर 4 पड़ा हुआ था तो हम नोट नंबर 4 पे चलते हैं। नोट नंबर 4 में चलते हैं तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी का हमने अकाउंट बनाया है, तो हम इसलिए हम उसको अकाउंट से डील करेंगे। फिर से बात बता दूं, बैलेंस शीट में अगर नोट पड़ा हुआ है तो नोट पे मूव करिए, और नोट के साथ में अगर एडजस्टमेंट दी हुई है तो फिर उसका अकाउंट बनाया होगा, फिर अकाउंट पे मूव करिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसकी डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी? प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट पर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कहाँ पे है? अकाउंट, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए यहां पर हमें क्या पिक करना होता है, कितने रुपए की हमने परचेज करी है और कितने रुपए की सेल करी है। तो आप देखिए यहां पर हमने प्लांट एंड मशीनरी 6,90,000 रुपीज की परचेज करी है, और सेल करी है 70,000 रुपीज की। तो जब हम सेल कर रहे होंगे प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास पैसे आ रहे होंगे, जब हम परचेज कर रहे होंगे तो हमारे पास पैसे जा रहे होंगे। तो ये हमारा जो है इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इसको लिखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग लिखेंगे, हमने सेल करी प्लांट एंड मशीनरी, तो लिख देते हैं जी हम यहाँ पे सेल of plant and machinery, sale of plant and machine, और इसका अमाउंट था भाई 70,000। इसके अलावा हमने कुछ परचेज भी करी थी, अभी हम अकाउंट देख के आए हैं, तो उसमें लिखा हुआ था परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि बैलेंस करके निकाला था, और था अमाउंट 6,90,000 रुपीज का। अब हम प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट तो डील कर चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिर हम नीचे देखें, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का जो बैलेंस है वो पहले 8 लाख था और अब 12 लाख हो गया। अगर लैंड एंड बिल्डिंग 8 की जगह पर 12 की हो गई, यानी कि 4 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग और खरीदी गई होगी, तो इसमें भी पैसे गए होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और इसमें हमारे पास से पेमेंट हुई होगी 4 लाख रुपीस की। फिर हम आगे चलते हैं, नॉन करंट एसेट्स और भी थी कुछ, अगर आपको ध्यान हो। हमने अभी क्या है, नोट नंबर 4 में जाकर के ए पार्ट को डील किया। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप देखिए नीचे यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जो पहले 0 की होती थी अभी 2 लाख की हो गई है। तो 0 से 2 लाख की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाने का मतलब क्या है कि आपने इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर आके लिखेंगे परचेज
ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इसका अमाउंट है भाई 2 लाख रुपीस। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे दिया हुआ। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। हमारे पास से इनफ्लो हुआ है फंड्स का 70,000 रुपीस, और आउटफ्लो हुआ है 6 + 4 + 2 12,90,000 रुपीस हमारे पास से गए हैं। तो 12,90,000 रुपीस गए हैं हमारे पास से, और आए कितने हैं? 70,000। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा हमारे पास? फाइनल रिजल्ट रहा 1290 में से 70 माइनस हो गया, तो 12,20,000 रुपीस कम हो गए हैं, यूज हो गए हैं। तो हमारा आंसर इस एक्टिविटी के लिए होगा कैश यूज हो गया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इतने पैसे माइनस हो गए, चले गए इसमें से। अब हम अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, और अगली एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेसिकली क्या ध्यान देना होता है? शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स, बोरिंग्स, और साथ में उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स का पेमेंट। फाइनेंस जिससे किया, जिससे पैसे लेके व्यापार कर। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम आगे चलेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो पे चलते हैं। इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल के लिए नोट दिया हुआ है, तो हम नोट पे जाएंगे। नोट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का नोट नंबर था 1। नोट नंबर 1 में दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स हैं वो 16 लाख से 20 लाख के हो गए। अगर 16 लाख से 20 लाख के हो गए, यानी कि आपने 4 लाख रुपीस के शेयर इश्यू किए हैं, तो आपके पास पैसे आए होंगे। आप लिखोगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसे आए हैं आपके पास 4 लाख रुपीस। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स के बाद हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शेयर कैपिटल का पार्ट 1 हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी डील हो गया। अब हम आते हैं, देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिबेंचर्स हैं। 10% डिबेंचर्स जो हैं वो पहले आपके 0 थे, अब आपके 4 लाख हो गए। यानी कि आपने क्या किया है कि 10% डिबेंचर्स को इश्यू किया है। तो इश्यू किया है तो पैसे आए होंगे। आप लिखोगे यहाँ पे इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर आपने कितने के जारी किए? आपने 4 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू किए, तो 4 लाख रुपीस आपके पास आए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं और कोई आपका बोरिंग्स हैं या कुछ पार्ट और है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद कुछ भी नहीं है। फिर हमें एक और करंट लायबिलिटीज के अंदर जाके चेक करना रहता है कि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं। बोरिंग्स अगर पार्ट है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शेयर डिवेंचर बोरिंग्स आपकी हो गई। शेयर डिवेंचर बोरिंग्स के बाद फिर आपने देखना होता है कि उनकी इंटरेस्ट और उनके डिविडेंड्स का पेमेंट, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट ईयर के डिविडेंड्स इस बार पे किए हैं, और वो डिविडेंड्स थे 2 लाख रुपीस के इस बार पे करें। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स जो है वो आपका आउटफ्लो होगा। तो डिविडेंड्स हमने जो पे करे हैं वो लास्ट ईयर वाले हैं, और वो हमने पे किए हैं 2 लाख रुपीस। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि 10% डिवेंचर्स बीच में इश्यू किए गए थे, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करी थी, और इंटरेस्ट जो थी वो थी इसकी 20,000 रुपीस। मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये वर्किंग ये सामने करी हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इट इज 20,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल आपके पास आए हैं इनफ्लो में 8 लाख रुपीस, और आपके पास से जो अमाउंट गया है वो है जी 2,20,000। तो 2,20,000 आपके पास से गए हैं। अगर गए हैं तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, और ये हम यहाँ से माइनस करके लिखेंगे। नेट रिजल्ट क्या रहा कि 8 लाख में से 2,20,000 चला गया, तो आपके पास 5,80,000 रुपीस आ गया।
अगर आपके पास 5,80,000 आया है तो आप यहाँ पर आंसर लिखोगे कैश जनरेटेड, आपके पास कैश बढ़ा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरीके से ये तीनों एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर लें। इसके बाद हमें चेक करना होता है तीनों एक्टिविटीज का फाइनल आउटपुट क्या रहा, फर्स्ट में क्या रहा, सेकंड में क्या रहा और थर्ड में क्या रहा। तो देखिए जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो थी आपके ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग में हमारे पास से 4,40,000 रुपीज आए थे। तो हम लोग लिख लेते हैं जी, प्लस हुआ था फर्स्ट एक्टिविटी में 4,40,000, तो फर्स्ट एक्टिविटी में प्लस हुआ 4,40,000। सेकंड वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, इसमें हमारे पास से माइनस हो गए थे 12,20,000। सेकंड वाले में माइनस हो गया था 12,20,000। और थर्ड एक्टिविटी में आपके पास ये 5,80,000 प्लस हो गया था। और इन तीनों को अब हम प्लस माइनस करके टोटल कर लेते हैं कितना हो गया, और फिर देखते हैं कि हमारे पास नेट चेंज क्या हुआ। तो नेट चेंज हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास माइनस का पार्ट ज्यादा है, तो 2 लाख रुपीस जो हैं ये माइनस हो गए हैं। देखिए 580 और 440 इसको हमने अगर टोटल किया तो ये आ रहा है 10,20,000। 12,20,000 में से हमने माइनस कर दिया 10,20,000, तो माइनस में ये आ रहा है 2 लाख। तो इस साल क्या चेंज हुआ, तीनों एक्टिविटीज में हमारे पास है नेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि 2 लाख रुपीस डिडक्ट माइनस हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। तो ऑल एक्टिविटीज से हमारे पास क्या रहा, 2 लाख रुपीस माइनस हो गए, ये माइनस हो जाते हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं और इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग देखते हैं कितना है, और फिर हमारा जो आंसर है वो एंड के बराबर आना चाहिए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये बिगिनिंग के हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, और हमें फाइनली निकालने कितने हैं। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ, इसी को यूज कर लेते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में है भाई 2 लाख रुपीस, तो बिगिनिंग का अमाउंट है 2 लाख रुपीस, और एंड का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये 2 लाख माइनस का और 2 लाख प्लस का होकर के ये कितना हो गया, नील। आपका आंसर नील बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में आखिरी में नील अमाउंट दिया हुआ है।